बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आज हमने यूनिट नंबर 4 करना है सर, चैप्टर 5 का एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सेंस ऑफ ऑनरशिप देने के लिए शेयर्स दे देता। एसबीआई वाले ये सोचते हैं कि सर अली इमरान ध्यान से पढ़ाएं, उसके लिए वो क्या करते हैं, एसबीआई के 5% शेयर मुझे दे देते हैं मोटिवेशन के लिए कि यार अगर एसबीआई तरक्की करेगा, एसबीआई को फायदा होगा तो उससे फायदा मुझे भी होगा। जाहिर बात है, मैं शेयर होल्डर हूंगा ना, मुझे एस कंपनी के बढ़ने से मुझे फायदा होगा। नॉर्मली सैलरीड पर्सन क्या सोचता है कि यार मेरी तनख्वाह है बस ठीक है, बाकी तो चलता ही रहेगा। लेकिन जिसका अपना बीच में इंटरेस्ट होता है, जो मालिक होता है, जो शेयर होल्डर होता है, उसका अपना फायदा होता है, तो वो उसके अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप होती है सर। यहां पर एम्प्लॉय उसकी एसोसिएटेड कंपनी के शेयर देता है। दूसरे नंबर पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर्स या खुद से दे देगा और या ट्रस्टी को अपॉइंट कर देगा, एक इदारे को कह देगा कि तुम शेयर दे दो एम्प्लॉयज को। किसके? या कंपनी के, या कंपनी के एसोसिएटेड कंपनी। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? या कंपनी के शेयर मिल जाएंगे या उसके एसोसिएटेड के शेयर में। अच्छा जनाब, अगर ये बात समझ में आ गई, कनेक्टेड कंपनी, कनेक्टेड कंपनी लीजिए फिलहाल, ठीक है। अब जरा एक बात समझिए, कंपनी ने शेयर दे दिए अपने एम्प्लॉय मिस्टर ए को। कंपनी ने अपने एम्प्लॉय मिस्टर ए को शेयर दे दिए, तो वो मिस्टर ए की इनकम में शामिल होंगे। अब सवाल ये, कितने शेयर दिए? कितने शेयर दिए? जितने शेयर दिए। कितने का एक शेयर दिया है? सर जी मेरी बात समझ, ये सारे सवाल है ना सर। कौन सा शेयर दिया, वो कितने का था, उससे डिटरमिन करेंगे कि असल में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फायदा कितने का दिया, जो एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। सर गर्ज ये कि असल गेम तो यही है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो फायदा देता है वो एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होकर टैक्स होता है अंडर द हेड सैलरी। सर केस नंबर 1, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 1000 शेयर दिए 10 रुपए वाले, तो असल में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 10,000 रुपए का फायदा दिया, जो एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। ठीक हो गया? सर ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहते 10 रुपए वाला शेयर मैं तुम्हें 5 रुपए का देता हूं, तो 10 रुपए का शेयर एम्प्लॉय को कितने का मिल रहा होगा? 5। तो फायदा कितने का मिल रहा होगा? 5 रुपए पर शेयर। यानी एम्प्लॉय को एक मिनट यार, 1000 शेयर से 10 रुपए के हिसाब से ये 10,000 रुपए का फायदा दे दिया। कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट थी 5 रुपए।
जी 10 रुपए का शेयर कितने का मिला? 5 रुपए का। तो 10,000 फेयर मार्केट वैल्यू थी, कॉस्ट थी 5,000, फायदा कितने का हो गया? 5,000। जो फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। पहली बात। केस नंबर 2। सर पहला केस तो सिंपल है, टोटल 7 केसेस बताए हुए हैं जिसमें सारे सवाल सारी एडजस्टमेंट आ जाती हैं। पहला केस बिल्कुल सिंपल था, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितने का फायदा दिया शेयर्स की सूरत में, जितने का फायदा दिया उसकी इनकम में शामिल करके टैक्स कर देंगे। दूसरा केस है, जरा सुनिएगा, ऑप्शन दे दिए। सर एक तरफ तो ये है ना कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर ही दे दे, लेकिन एक और केस भी है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर ना दे बल्कि ऑप्शन या राइट दे दे। ये ऑप्शन या राइट का क्या मतलब है? सर मिसाल ले लीजिए, मेरा एक दोस्त है वो यूनिवर्थ में होता है, उसने मुझे एक बार शर्ट गिफ्ट की, अगली बार शर्ट गिफ्ट नहीं की बल्कि कार्ड दे दिया। वो कार्ड मैं यूनिवर्थ में दिखा के कोई भी शर्ट 500 रुपए की खरीद सकता हूं। यार मेरी बात सही है? अब इसने क्या दे दिया है? ऑप्शन दे दिया, राइट दे दिया। यार मेरी बात कर रहे हो? तो केस नंबर 1 था कि उसने शेयर दे दिए, केस नंबर 2 था शेयर नहीं दिए, राइट दे दिए। सर जी इसको थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना है। राइट का मतलब असल में ये होता है सर, कागज, एक कागज होगा उस पर लिखा होगा मिस्टर अली इमरान हैज द ऑप्शन या राइट टू परचेज, has a right to purchase 1,000, has the right to purchase 1,000 shares, has the right to purchase 1,000 shares in P Limited at the rate of 10 per share। ये जो कागज मुझे मिला है ना, इसको कहते हैं राइट। ये कागज मैं P Limited में दिखा के 10 रुपए के हिसाब से उनका 1,000 शेयर खरीद सकता हूँ। यस और नो? सर ये कहते हैं राइट, ये ऑप्शन। ये ऑप्शन अक्सर फ्री होती हैं और अक्सर इस ऑप्शन के भी पैसे, यानी ऑप्शन लेने के भी पैसे होते हैं। सर यानी आप पैसे देकर इसको खरीदते हैं। जब आप ऑप्शन एक्वायर करते हैं, जब आपको ऑप्शन दी जाती है तो वो फायदा आप तक पहुंचा नहीं है, आपके पास वो राइट पहुंचा है जिसके जरिए आप फायदा हासिल कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? जब मेरे दोस्त ने मुझे वो कार्ड दिया था ना, तो वो कार्ड से मेरे पास शर्ट नहीं आई थी, मेरे पास ऑप्शन आ गई थी कि मैं वो शर्ट खरीद सकता। यार मेरी बात समझ आ रही है? यही असल में यहाँ पर भी गेम है। सर मैंने आपको सिखा दिया राइट का थीम, आपको बताता चलूं सर राइट टैक्सेबल नहीं होता। राइट टैक्सेबल केस नंबर 2, अगर आपको ऑप्शन मिली तो ऑप्शन पे टैक्स नहीं लगेगा। सर कल मैं आपको बताना भूल गया, मैं परसों
आपको शेयर कर चुका हूं टेस्ट का सॉल्यूशन। ग्रुप में सॉल्यूशन की वीडियो आ चुकी है। अब आप लोगों में से जिन लोगों का जो सवाल हो वो मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, वैसे भी पूछ सकते हैं। मैंने उसकी सॉल्यूशन की वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। लो सर, मेरे जेल में अभी आया तो मैंने कहा मैं अभी साथ के साथ बात कर लूं। ऑप्शन नंबर 1 थी एम्प्लॉयर ने आपको शेयर दे दिए। ऑप्शन नंबर 2 थी एम्प्लॉयर ने आपको ऑप्शन दे दिए। अगर आपको ऑप्शन मिली तो इसका मतलब है फायदा असल में अभी आप तक नहीं पहुंचा और ऑप्शन पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती। हाँ, इस ऑप्शन की अब 2 कंडीशन हो सकती है। एक ये कि आप वो ऑप्शन ही बेच दें। मेरे दोस्त ने जो मुझे 500 का कार्ड दिया था वो मैंने आगे अपने दोस्त को 2000 रुपए का बेच दिया। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? शर्ट नहीं खरीदी, बारों बार बेच के 1500 जेब में डालिए। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? सर ये होता है डिस्पोजल ऑफ ऑप्शन। मेरे पास शेयर खरीदने की ऑप्शन है 1000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से। ये ऑप्शन मैं बेच देता हूं किसी दूसरे बंदे को। जितने की ये ऑप्शन बेची असल में उतने का फायदा मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दे दिया और मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। सर गौर से देखना सर, मैंने नहीं देखिए 2 तरह की कॉस्ट है। एक ऑप्शन की कॉस्ट है और एक शेयर की कॉस्ट। मुझे मेरे दोस्त ने कार्ड दिया कि ये तुम 500 देके शर्ट खरीद लो। मैंने वो कार्ड ही बेच दिया। मुझे बताया मैंने 500 दी है और सर मैंने 500 दिया ही नहीं है। सर मैं अगर वो कार्ड लेकर यूनिवर्स जाता मैं 500 रुपए पे करता और उस कार्ड देता, उसके साथ शर्ट खरीदता। सर जी ऐसा ही है ना। मैंने ऑप्शन को जब बेचा इसका मतलब है मैंने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया। मैंने वो 500 रुपए पे। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? यहां पर अगर मैंने ऑप्शन को डिस्पोज कर दिया है 1000 शेयर खरीद सकता हूं 10 रुपए के हिसाब से। मैंने 10 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर खरीदे थोड़ी है। मैंने तो ये शेयर खरीदने का इख्तियार ही किसी और को बेच दिया। मेरी बात भी करे। इस केस में जितने की ऑप्शन बिकी जो भी डिस्पोजल प्रोसीड होगी वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगी। लेट्स से 1000 शेयर था मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ये डिस्पोजल 1 लाख का हुआ। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ ऑप्शन 100 रुपए थी। मैंने वो जो पर्चा लिया था ना जिस पर लिखा हुआ था कि आप खरीद सकते हो वो 1000 रुपए का लिया था। तो एक है कॉस्ट की ऑप्शन और सॉरी एक है ऑप्शन की कॉस्ट। एक वो कार्ड है जो मैंने 30 रुपए का खरीदा था जिसके तहत मैं यूनिवर्स से शर्ट 500 रुपए के एवज खरीद सकता था। अब एक है ऑप्शन की कॉस्ट वो है 30 रुपए और ऑप्शन की कॉस्ट के तहत मैं शर्ट 500 की खरीद सकता हूँ। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह एक है ऑप्शन की कॉस्ट और एक है उस ऑप्शन के तहत मैं कितने का शेयर खरीद सकता हूं। ये 2 अलग-अलग बातें हैं। ऑप्शन की कॉस्ट हमेशा नॉमिनल होती है। कितनी हुई? 1000। सर मैंने ऑप्शन बेच दी 1 लाख की, मुझे 99,000 का फायदा हो गया। मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। ये केस नंबर 3 है।
पूछिए। इसमें हमने ऑप्शन यूटिलाइज की नहीं, ऑप्शन बेच दिए। अगर ऑप्शन यूटिलाइज करते तो क्या होता? आ जाए केस नंबर 4। ऑप्शन अवेल करते या ऑप्शन यूटिलाइज करते तो क्या होता? इसका मतलब है मैंने वो शर्ट एक्चुअल में खरीद ली है। मैंने शर्ट खरीदी 3000 रुपए की। कितने पैसे देके? कार्ड पे 500 पे किए, शर्ट खरीदी 3000 रुपए की। मुझे कितने का फायदा हुआ? यार सिंपल बात है ना। बिल्कुल करने, अगली बात मैं यही कहने लगा था। अगर वो मैंने कार्ड खरीदा है 30 रुपए का तो वो कॉस्ट ऑफ ऑप्शन है। मैंने शर्ट खरीदी 500 रुपए की, वो एक्सरसाइज प्राइस है, ये कॉस्ट ऑफ शर्ट कह लें। और मुझे असल में जो शर्ट मिली वो 3000 रुपए की थी, तो असल में मैंने 2470 रुपए का फायदा लिया। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल इसी तरह इधर आ जाइए। सर एक्सरसाइज कर लिया ऑप्शन को। फेयर मार्क जिस दिन खरीदी उस दिन उसके शेयर की वैल्यू थी 1 लाख रुपए। सर ऑप्शन की कॉस्ट थी 1000, एक्सरसाइज प्राइस थी 10,000। तो भाई जितना फायदा हो गया वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। अंडर द हेड सैलरी। मैंने आपके साथ अब तक 4 बातें की। मैं नहाना करना हूं, ठीक है? पहली बात, मेरे एम्प्लॉय ने मुझे शेयर दे दिए। जितने के शेयर मेरे एम्प्लॉय ने मुझे मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। यस और नो? अगर उसने 100 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर मुझे 5 रुपए का दिया है, तो इसका मतलब है उसने मुझे पर शेयर 5 रुपए का फायदा दिया है। वो 5 रुपए मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा अंडर दैट सैलरी। यस और नो? सर ये पहला केस था। केस नंबर 2, मेरे एम्प्लॉय ने मुझे शेयर नहीं दिए, शेयर खरीदने की ऑप्शन दी है, वो ऑप्शन टैक्सेबल। केस नंबर 3, मेरे एम्प्लॉय ने मुझे शेयर खरीदने की ऑप्शन दी, जिस ऑप्शन को मैंने बेच दिया। सर मैंने कितने का बेचा? लेट्स से 1 लाख का। खरीदा कितने का था? 1000 का। कितने का फायदा हो गया? ये इनकम में शामिल होगा टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। केस नंबर 4, ऑप्शन मिली थी, मैंने ऑप्शन को बेचा नहीं बल्कि ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया, अवेल कर लिया, फायदा उठा लिया। सर जब मैंने एक्सरसाइज किया उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू थी 1 लाख। ऑप्शन की कॉस्ट 1000। उस ऑप्शन के तहत मैंने कितने के शेयर खरीदने थे? 1000 शेयर खरीदने थे 10 रुपए के हिसाब से 10,000। तो सर जितना फायदा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सर सपोज हमारे पास राइट है 1000 शेयर बाय करने की किसी कंपनी है। सर उस कंपनी ने जो हमें राइट दिए क्या वो इससे बाउंड हो चुकी है? यानी कि हमारे लिए स्पेसिफिक शेयर रखे हैं 1000 जो हमें दे, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर। कंपनी ने जब राइट लिया होता है तो कंपनी आपसे कहती है आप राइट चाहते ही नहीं, अगर आप ओके करेंगे तो ही राइट आपको मिलेगा। तो जब उसने राइट आपको दे दिया तो उसके उस टाइम देती है इतने अरसे के अंदर अंदर आपने पैसे जमा कराने। अगर आपने पैसे जमा कराए तो वो राइट आपको मिलता नहीं, तो वो राइट जाया हो जाता है। सर जी क्या ये 4 बातें समझ आ गई? जिस थर्ड पार्टी ने खरीदा है वो भी आगे बेच सकती है। मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने दिया, मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा। मैंने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया, मैंने आगे बेच दिया, तो जो फायदा मुझे हुआ मेरी इनकम में शामिल होगा। आगे वाला क्या करेगा वो मेरी सरदर्द नहीं है। पहली तो बात ये है। अगर आपका बहुत ज्यादा दिल चाहता है तो जाहिर बात है उसके पास शेयर आया वो बेच सकती है। ये पूछना ये था कि वो भी कौन सा ऑप्शन माइनस करेगा?
मैं कॉस्ट ऑफ ऑप्शन इसलिए माइनस करूं कि मैं एम्प्लॉई हूं, वो एम्प्लॉई है। 1 लाख का खरीदा उसने 1 लाख का। सर जी मेरी बात आप सुनिए, जो अगला बंदा है जिसकी बात नहीं सोचनी चाहिए और आप सोच रहे हैं, सुन रहे हैं उसकी बात। असल में देखिए मेरी बात सुने, मेरी हमेशा से एक ही बात आपसे थी कि जो सामने है ना बस वो नहीं सोचना, उसके अलावा हर बात सोचनी है। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, सैलरी। सैलरी में फायदा कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को। सर समझ आ रही है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फायदा देता है। मैं एम्प्लॉय था, मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने शेयर दे दिया, जो फायदा हुआ टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने ऑप्शन दे दी, मैंने ऑप्शन को बेच दिया, जो फायदा हुआ टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। मैंने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया, जो फायदा हुआ टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। आप सवाल क्या पूछ रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं मैंने जिसको बेचा उसने क्या किया, यही पूछ रहे हैं। सुन ले, ये कैपिटल गेन में आना था। जिसने मुझसे खरीदा है उसने जितने का खरीदा वो उसकी कॉस्ट होगी, जितने का बेचा वो उसकी सेल प्राइस होगी, जितना गेन है वो टैक्सेबल कैपिटल गेन में होगा। ठीक है सर, चलें आगे। कोशिश करें कि एम्प्लॉय वाली जो बात है वो सीखें, जो कि हम अभी सैलरी का एरिया पढ़ रहे हैं। सर जी केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ये चारों समझ आ गए जी। क्या ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉई जो है वो उसको ऑप्शन को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सके, मतलब वो बॉन्ड है कि उसको अपने पास रखे या उसको एक्सरसाइज। ऑप्शन का मतलब ही होता है कि आपकी मर्जी है जो लेना चाहते। उसने जो मुझे 500 रुपये का मुझे कार्ड दिया है जिसके तहत मैं 500 की शेयर खरीद सकता हूँ, तो मेरी मर्जी मैं खरीदूं या ना खरीदूं, मैं फंस थोड़ी गया हूँ। सर आपको सहूलत दी जा रही है, आपके हेड पे गन नहीं रख रहे। ठीक है ये बात जी भाई। ऑप्शन 2 में ये बताया, केस 2 है उसमें ये बताया हुआ है कि अगर आपको ऑप्शन मिलेगी तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। फायदा पहुंचा नहीं ना हम तक। अगर हम उसको बेच दें ऑप्शन को तो ये फायदा पहुंच गया, टैक्सेबल हो गया। अगर हम उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लें तो ये फायदा पहुंच गया, टैक्सेबल हो गया। और कोई बात नहीं। असल में मैं आपसे अब सवाल पूछता हूं तो मेरे ज़हन में होता है कि शुक्र है स्लाइड वाली तो कोई बात नहीं पूछेंगे। लो सर 5वीं बात, यार ये बात समझना। एम्प्लॉयर ने, सर स्टोरी पता क्या है, एम्प्लॉयर ने आपको लोन क्यों, आपको शेयर क्यों दिए थे, ताकि आपके अंदर एक सेंस ऑफ ऑनरशिप पैदा हो। ऐसा ही है ना, आपने शेयर लिया और शेयर बेच दिया, तो एम्प्लॉयर को इस बात का दुख हुआ कि यार मैंने तो इसलिए इसको शेयर दिए थे कि इसको लगे ये मेरी कंपनी है, इससे फौरन प्रोटेक्ट करके शेयर ही बेच दिए। उसने इसका हल सोचा, उसने कहा मैं शेयर तो आपको दे रहा हूं लेकिन आप 3 साल तक ये शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। यार ये मेरी बात समझ आई है, शेयर ट्रांसफर नहीं। सर जी हुआ ये, अब ये समझने के लेज का पैकेट तो आपको मिल गया लेकिन आप खोल के खा नहीं सकते सर। ठीक हो गया? नहीं सर नहीं खा सकते, यही तो बता रहा हूं। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप उसके मालिक नहीं बने सर। मालिक की निशानी ये होती है कि वो बेच सकता है। नहीं, अगर आप बेच नहीं सकते तो वो मालिक नहीं बने। मालिक जो ऑनरशिप होती है उसके अंदर सबसे मेजर राइट ये होता है कि मैं तो ये गाड़ी मेरी है, इसकी सबसे बड़ी निशानी है कि मैं बेच सकता हूँ। अगर मैं बेच नहीं सकता तो असल में मैं मालिक बेच नहीं सकते, आप जो फायदा ले रहे हैं, डेप्रिसिएट हो रहा है, वो तो हमारा है। डेप्रिसिएट हो रहा है। अच्छा चलो आप ठीक सोच रहे हैं, बाद में इसकी बात करते हैं। डेप्रिसिएट कितों होने हैं यार? सर सुनिएगा सर, ठीक बिल्कुल, आप शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये कंप्लीट करके ना आपका सवाल दोबारा लेता हूँ। सर जी
5वां पॉइंट, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, आप इसको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो क्या होगा? तो इसका मतलब है इस मालिक नहीं बने। जब रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म होगा ना, उस दिन आप इसके मालिक बनेंगे। जब आपके पास ट्रांसफर का इख्तियार आएगा, उस दिन आप इसके मालिक बनेंगे। क्या पता उसने 3 साल की रिस्ट्रिक्शन लगाई है, आपको शेयर मिली और उसने एक्सरसाइज कर लिया, एक्सरसाइज करने के 3 साल तक वो किसी को बेच नहीं सकता। लेट्स से उस वक्त जब एक्सरसाइज किया तो रेट 100 रुपए था, अगर तो रिस्ट्रिक्शन ना होती तो उसी दिन गेन निकाल के अंडर दैट सैलरी डाल देते। अब चूंकि रिस्ट्रिक्शन है, उस दिन रेट 100 रुपए था, अब बढ़ के रेट 3 साल बाद कितना हो गया? 140। तो सर अगर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर है, फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द डेट ऑफ रिस्ट्रिक्शन कितनी होगी? 1,40,000। सर ऑप्शन की कॉस्ट कितनी थी? 1,000। एक्सरसाइज प्राइस थी 10,000। 3 साल बाद कॉस्ट तो सर आपने अकाउंटिंग अगर अब तक पढ़ी है तो जितने का एसेट खरीदते हैं कॉस्ट वही रहती है, तब्दील हो जाती है। कॉस्ट नहीं तब्दील होती, कॉस्ट नहीं तब्दील होती सर। अगर आप 50 साल पहले जो चीज खरीदी है उसकी आज भी कॉस्ट वही रहेगी सर, कॉस्ट तब्दील नहीं होती सर। आप दोबारा पढ़े भाईजान, आप कॉस्ट तब्दील नहीं। अभी आपने थोड़ा पढ़ा, जब थोड़ा और पढ़ेंगे तो फिर ये बात पता चलेगी। सर जी कॉस्ट नहीं चेंज होती, कॉस्ट हमेशा जितने पर खरीदी वही रहती है सर। सर जी आ गई, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस लेस कर दिया, ये टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी आ गया। ये हमारा केस नंबर 5 है। जी भाई सर ये रिस्ट्रिक्शन है कि ऑप्शन ट्रेड करने में, ऑप्शन एक्सरसाइज करके शेयर ट्रेड करने पे भी है। सर दोनों केसेस में होती है। आपको उसने शेयर दिए और शेयर देके कहा 3 साल तक नहीं बेचने, ये भी हो सकता है। आपको उसने ऑप्शन दी, आपने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया और उसके बाद ट्रांसफर करने पर रिस्ट्रिक्शन आ गई, ये भी हो सकती है। दोनों केसेस में आप मालिक तब बनेंगे जब आप आजाद होंगे। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तो जिस दिन एक्सरसाइज की थी उसी दिन मालिक बन गए थे। अगर रिस्ट्रिक्शन थी तो जिस दिन रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई थी उस दिन मालिक बने। सर ये केस नंबर 5 है। अगली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ध्यान से सुनना। सर जी एक बार आप शेयर के मालिक बन गए, उसके बाद शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से आपको फायदा हुआ, तो मुझे ये बताएं कि ये फायदा आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया है या शेयर की कीमत बढ़ने से हुआ है? जो फायदा शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से हो वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होता, बल्कि टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन होता है। सर जी मेरी बात पे की है। केस नंबर 6 ये है। सर जी वो कहता है आपने शेयर की रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म हो गया, आप उसके मालिक बन गए। 2022 में आप उसके मालिक बने, 2023 में आपने 1 साल में शेयर की कीमत 41 से 60 हो गई। सर चले आगे। सर 140 की थी, 1 साल आपने शेयर अपने पास रखे, कीमत बढ़ के 160 हो गई, तो सेल प्रोसीड 1,60,000। कॉस्ट ऑफ ऑप्शन तो सेम रहेगी सर, कॉस्ट चेंज नहीं होती, ठीक है। फिर एक्सरसाइज प्राइस वो भी सेम रहेगी। अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी। अब जरा ध्यान से सुनना सर, ये जो अमाउंट टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी, लेट्स से मैंने इस केस से आगे गया हूं, अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड अंडर दैट सैलरी, यानी अंडर द हेड सैलरी में कितनी अमाउंट आएगी?
1,29,000 है सर, ये भी लेस कर दें, दैट सैलरी होगा, और वो भी हमने छठा केस पढ़ा दिया, 6 केस, और आपको एक बात बता दी, अंडर द हेड कैपिटल गेन हमेशा तब ही कुछ आएगा जब पहले अंडर द हेड सैलरी टैक्स हो चुका होगा। सर असल फायदा मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दिया है, मैं मालिक बन गया, उसके बाद फायदा अंडर द हेड कैपिटल गेन शेयर से होना शुरू होता है। तो अगर केस नंबर 5 में जिस दिन रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई थी उस दिन बेच दिया, या केस नंबर 4 में जिस दिन एक्सरसाइज किया था उसी दिन बेच दिया, तो जो भी फायदा होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब मैं अंडर द हेड सैलरी पहले ही कुछ ऐड कर चुका हूंगा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? लो सर, केस नंबर 7। अभी तक आपको मैंने एक ही बात बताई, शेयर के मालिक तब बनेंगे जब शेयर को बेचने का इख्तियार होगा, उससे पहले आप शेयर के मालिक नहीं बनेंगे और ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन इसकी कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, मैंने अपने दोस्त के साथ स्टाम्प लिख लिया, मैं तुम्हें अपने वाला शेयर 150 के हिसाब से बेचता हूं, उससे 1.5 लाख भी वसूल कर लिया, शेयर बेच दिया, रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान शेयर बेच दिया, उससे 1.5 लाख भी ले लिया, अभी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं हो सकती, लेकिन शेयर की कीमत बढ़ने से जो फायदा है क्या वो मुझे होगा या मेरे दोस्त को होगा? दोस्त को होगा। शेयर की कीमत कम होने से जो नुकसान है वो मुझे होगा या मेरे दोस्त को होगा? सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ड्यूरिंग द रिस्ट्रिक्शन पीरियड अगर मैंने बेच दिया तो डिस्पोजल प्रोसीड में से कॉस्ट लेस करेंगे और जो फायदा होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। ये केस नंबर 7 है, जरा देखते हैं। सर रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान बेचा, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है, बेच दिया 1.5 लाख का, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस आ गई, जो फायदा होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान, ये वाली बात जो मैंने पहले बता दी इस मौके पर जनरली आती है, रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान अगर आपको कोई फायदा होता रहा है जिसमें मेनली डिविडेंड का फायदा होता है तो वो एज पर द नॉर्मल ट्रीटमेंट चलेगा, यानी अगर वो अदर सोर्स में आना है तो अदर सोर्स में आ जाएगा, ये डिविडेंड एफटीआर इनकम है तो उसके तहत आ जाएगा। सर जी मेरी बात समझ आ गई? ये 7 केसेस है, अपने ज़हन में रखिएगा। सर एक क्विक रिकैप के बाद में आपको सवालों पे ले जाऊंगा। केस नंबर 1, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर दिए, जितने का फायदा हुआ टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। केस नंबर 2, ऑप्शन पे टैक्स नहीं लगना। केस नंबर 3, अगर ऑप्शन को बेच देंगे तो जो फायदा हुआ टैक्सेबल होगा। केस नंबर 4, अगर ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेंगे तो जो फायदा होगा वो टैक्सेबल होगा। केस नंबर 6, अगर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर है तो जो फायदा होगा वो टैक्सेबल होगा। आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड की फिर मार के बैठ लेंगे। केस नंबर 7, मालिक बनने के बाद जो शेयर को बेचने से फायदा हुआ, शेयर की कीमत बढ़ने से, वो टैक्सेबल अंडर दैट कैपिटल गेन होगा। और अगर रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान बेच दिया फर्क नहीं पड़ता। अब बाद में आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड वैल्यू क्या होती है, आपने तो पहले ही बेच दिया है तो डिस्पोजल प्रोसीड की बेस पर गेन लॉस कैलकुलेट करेंगे और ये टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। सर ये 7 बातें हैं, इसको आपने अपने ज़हन में रखना है। आपके ज़हन में कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें।
13.1 PIA has announced an employee share scheme. Following person purchase the rights. Copy of rights या share कितना है? ₹1 per share. Amjad has acquired right to purchase 800 shares. Shahid has acquired right to purchase 1000 shares. Usman has acquired right to purchase 1500 shares. सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये तीनों बातें हो गई. On the date the shares were to be issued after following events took place. Amjad sold all rights to Ramzan for 5 per right. अमजद का 5 पर राइट था. शाहिद ने राइट को एक्सरसाइज कर लिया और उस्मान ने कुछ भी नहीं किया. सर जी मैं बात करता हूं अमजद से शुरू. अमजद ने राइट कितने का खरीदा था? 800 का. और बेचा कितने का? सर जी 5 into 800 4000. सर बेचा 4000 का. सर कितने का फायदा हो गया? 3200 का फायदा हो गया और ये टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी. दिस इज केस नंबर 3. ऑप्शन को डिस्पोज किया सर इसने. दिस इज केस नंबर 3. आगे आ जाइए. अमजद के बाद शाहिद है. सर शाहिद है. सर जी सेल प्रोसीड. सॉरी सेल क्यों? सर जी शाहिद ने राइट्स को एक्सरसाइज कर लिया है. जिस दिन एक्सरसाइज किया उस दिन वैल्यू क्या थी? फेयर मार्केट वैल्यू 80 82 ज़रबे 1000. 82,000. फेयर मार्केट वैल्यू थी 82,000. कॉस्ट ऑफ ऑप्शन क्या थी? 1000. एक्सरसाइज प्राइस क्या थी? 70,000. कितने का फायदा हो गया? टैक्सेबल अंडर द हेड. यार मुश्किल तो नहीं है. केस नंबर 3. उस्मान ने राइट खरीदे तो थे, ना बेचे ना एक्सरसाइज किए, तो इसका क्या होगा? सर जी केस नंबर 2 है. सिर्फ राइट एक्वायर करने पर कोई टैक्सेबिलिटी. केस नंबर 3 राइट को डिस्पोज करने पर क्या ट्रीटमेंट है? केस नंबर 4 राइट को एक्सरसाइज करने पर. 2, 3, 4 इन तीनों केसेस की एग्जांपल. सर जी समझ आ गई? आगे चलते हैं. सर जी बड़ी अहम बात है, ज़हन से ना उतर जाए. कल आपकी 9 से 11 सुबह क्लास है. सुबह 9 से 11 बजे. 11 बजे मुझे पता है, मुझे इस चीज का अंदाजा था, वरना मैंने सुबह 9 बजे नहीं रखनी थी. जी भाई. सर जी बिल्कुल मेरे ज़हन में है, इंशाल्लाह क्लैश नहीं आएगा. 9 से 11 मैंने आपको 9 से 11 इसीलिए कहा है, सोच समझ के कहा है.
आपका क्लैश नहीं आएगा इंशाल्लाह, मैं इस चीज को कंसीडर किया। सर जी आपको वो एक जो टीचर ने वो कहते थे आपको इल्म का लंगर मिलेगा। लो सर जी पॉइंट ये है कि सुबह 9 से 11 है, टारगेट है कि मैं आपको सैलरी के पास पेपर डिस्कशन सारी चीजें बड़ी डिटेल से करा दूं ताकि आप की अच्छी ग्रिप हो जाए इस एरिया पर। सर जी 13.2 आप क्या बात पूछ रहे थे भाई? कोई जरूरी बात नहीं थी, चलो ठीक है। मिस्टर आताश ईरानी पेड 30 टू एक्वायर द राइट। मिस्टर आताश ईरानी पेड 30। भाईजान सारे ग्रुप्स में मैसेज कर दीजिए। Mr. Atash Irani paid 30,000 to acquire the right to purchase 1,000 shares. Shares were issued to him on 23rd of June 20x0. He exercised the right by paying 33 per share. On June 23, 20x0, the market value was 40 per share. As per the scheme of the company, the share can only be transferred after holding them for fair market value क्या थी 45 per share। सर जी ध्यान से देखो, ध्यान से देख लो 20x0 पर क्या हुआ। आपने शेयर खरीदे, राइट खरीदे। सर जी सिर्फ राइट खरीदने पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती। 20x2 की बात करें, 20x2 सर जी आपने शेयर खरीदे, राइट खरीदे, उस पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। 23 जून 20x0 को यानी 20x0 में हम फेयर मार्केट वैल्यू लेके कॉस्ट ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस लेस करते तो इनकम अंडर द हेड सैलरी आ जानी थी, लेकिन मसला क्या आया? रिस्ट्रिक्शन थी। इस वजह से हमने 20x0 में उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया। रिस्ट्रिक्शन जब खत्म होगी तब आप मालिक बनेंगे, उस दिन जो गेन आएगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। 20x0 की बात करने लगा हूं सर जी। 23 जून 20x0 को आप मालिक बने, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू बता दीजिए। 45 मल्टीप्लाई बाय 1000 45। सर कॉस्ट ऑफ ऑप्शन क्या है? सर 30,000 नहीं है, सिर्फ 30 है। एक्सरसाइज प्राइस क्या है? 33 मल्टीप्लाई बाय 1000 33,000। जी भाई कितना आ गया सर? 11,970। उसमें ना एजेंडा लिखिएगा पास पेपर, क्या नाम है फारूक, उसमें पास पेपर का बता दीजिएगा मैसेज में कि पास पेपर है चैप्टर नंबर 5 के। सर 13.6 पे आ जाइए। मैंने आपको अभी केस नंबर 5 की एग्जांपल करा दी है, केस 2 भी करा दिया, 3 भी करा दिया, 4 भी करा दिया, 5 भी करा दिया। अब ये केस नंबर 6 की एग्जांपल है, मेरे साथ रहिए। मिस्टर असलम परचेज द राइट टू परचेज 5,000 शेयर्स फॉर रुपीज 2,000। 5,000 शेयर खरीदने का राइट कितने का खरीदा है? 2,000 का। राइट इज परचेज्ड ऑन 20 अगस्त 20x3। 25 जून 20x5 को he exercised the right and purchased the shares by paying 334। सर जी को एक्सरसाइज प्राइस भी आ गई। फेयर मार्केट वैल्यू 370 थी, फेयर मार्केट वैल्यू 370 थी।
सर जी सारे शेयर्स को 25 जून 2006 को बेच दिया 430 के हिसाब से। वो कहता है 2004, 5 और 6 इनकी टैक्सेबिलिटी बताओ। सबसे पहले 2004 की बात कर लेते हैं। 2004 यानी 20 जून 2003 को उसने राइट्स एक्वायर किए थे, यानी टैक्स से 2004 में उसने राइट्स एक्वायर किए थे। इस पर क्या कहेंगे? नो टैक्सेबिलिटी। सर केस नंबर 2 है, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती। सर 2005 की बात करने लगा हूं। 2005 की बात करने लगा हूं। एक्सरसाइज द राइट एंड परचेज द शेयर्स बाय पेइंग 334। इसने 2005 में राइट एक्सरसाइज कर लिए थे। उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू 370 थी। रिस्ट्रिक्शन की कोई बात इसने नहीं कही, तो बस अच्छा हो गया। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज। सर 370 मल्टीप्लाई बाय 5000। जी भाई 18,50,000। सर जी कॉस्ट ऑफ ऑप्शन सर एक्सरसाइज प्राइस एक्सरसाइज प्राइस क्या होगी भाई? सर जी 334 मल्टीप्लाई बाय 5000 कीजिएगा। 334 मल्टीप्लाई बाय 5000 कीजिएगा। 1670,000। सर जी कितना अमाउंट आ गई? 178,000 टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सर जी आगे चलना है, टैक्स ईयर 2006 की बात करनी है। सर इसने 25 जून 2006 को डिस्पोजल कर दिया। डिस्पोजल कितने का हुआ? 430 मल्टीप्लाई बाय 5000। 430 मल्टीप्लाई बाय 5000 2150,000। सर जी कॉस्ट ऑफ ऑप्शन 2000। सर एक्सरसाइज प्राइस 334 मल्टीप्लाई बाय 5000 1670। सर जी अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी। जी भाई 178,000। जी भाई ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो सर जी बात समझ में आ गई है? ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। ये कॉस्ट ऑफ ऑप्शन और एक्सरसाइज जो है दो बार इसको मिला करेंगे। सर आपने पूरी अमाउंट ली है ना, आप ये सोच, ये देखो फेयर मार्केट वैल्यू ली है, एक बार डिस्पोजल प्रोसीड लिया, ऊपर वाली फिगर भी तो 2 बार ली है। पहले एक्सरसाइज की आपने जब आपसे लेस किए, हाँ जब डिस्पोज किया तब भी लेस किया। हाँ 2 बार उसकी ऊपर पे आप जब अमाउंट माइनस कर रहे हो तो यहाँ पर भी पूरी माइनस कर रहे हो ना, यहाँ पर भी पूरी अमाउंट ले रहे हो, यहाँ पर भी पूरी अमाउंट ले रहे हो, तो आप ऊपर से भी तो अमाउंट भी तो पूरी ले रहे हो ना। मैं आपको पहले ही आपके इस सवाल का जवाब दे रहा था। जब आप ऊपर फेयर मार्केट वैल्यू या डिस्पोजल प्रोसीड पूरी ले रहे हो तो फिर बाद में नीचे वाली जो चीजें माइनस करनी है वो भी पूरी होंगी। सर जी आपने केस नंबर 6 की एप्लीकेशन देखी है? जी भाई क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट डिफरेंस ले लीजिए, सेम आएगा। 430 माइनस 370 है, कितना बना? 60 मल्टीप्लाई बाय 5000। सर उतना ही बन रहा है।
मैंने आपको बताया इस तरह प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट इस तरह करना है। आज की आखिरी एग्जांपल सर, केस नंबर 7 की एग्जांपल 13.9 देखिएगा। मिस्टर साकिब परचेज्ड राइट फॉर ₹8,000 on 12 March 20x3. The value of right on that date was 10,000. By buying rights, he got the right to buy 20,000 shares. 10,000 value of right है, 20,000 shares है। On 25 September 20x3, he sold half share for 7,000. On 22 June 20x4, he exercised the remaining right at 83 पर शेयर। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर था 1 साल के लिए, उसने बेच दिए सारे शेयर 90 पर शेयर के हिसाब से 10 जनवरी को। वो कहता है टैक्स ईयर 2003, 2004, 2005 की बात करें। सर जी टैक्स ईयर 20x3 की तो कोई बात नहीं करनी, क्योंकि उसने सिर्फ टैक्स ईयर 20x3 में क्या किया था। सर जी आपने सिर्फ राइट खरीदा है 8,000 रुपए का, राइट की फेयर मार्केट वैल्यू है 10,000, लेकिन आपको पता होना चाहिए राइट खरीदने पर कोई टैक्सेबिलिटी, तो ये केस 2 है। यहां पर लिखेंगे नो टैक्सेबिलिटी। सर टैक्स ईयर 2004 पे आ जाइए, टैक्स ईयर 20x4 पे आ जाइए। आप देखें टैक्स ईयर 20x4 पे इसने क्या किया, इसने ये 25 सितंबर 2003 का मतलब है टैक्स ईयर 2004, इसने आधे राइट्स बेच दिए 7,000 रुपए के। सर सेल प्रोसीड कितनी है, 7,000। सर ये खरीदे कितने के थे, सर इसने 8,000 रुपए के पूरे राइट्स खरीदे थे, इसका मतलब है इसने आधे राइट्स कितने के खरीदे होंगे। सर जी कितने का फायदा हो गया, 3,000 टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सर जी अच्छा आगे देखना, और इसने बाकी राइट्स सर 22 जून 2004 को टैक्स ईयर 2004 ही चल रहा है, इसने 83 के हिसाब से राइट्स को एक्सरसाइज कर लिया, लेकिन 1 ईयर की रिस्ट्रिक्शन दी। अगर रिस्ट्रिक्शन ना होती तो इसी साल में हम उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो लेकर कर लेते। मसला क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर है, तो इसका मतलब है टैक्स ईयर 2004 तो निकल गया। अब आ जाए टैक्स ईयर टैक्स ईयर 2005 की बात करें, रिस्ट्रिक्शन 1 साल की थी, शुरू कब हुई 22/6/2004 को, खत्म कब होनी थी 22/5/2005 को, दरमियान में डेट आ गई 10 जनवरी 2005। इस तारीख को इसने ये शेयर बेच दिया। ड्यूरिंग द रिस्ट्रिक्शन पीरियड अगर शेयर बेच दिए जाएं तो क्या होता है, उसने लिखा, उसने कहा अगर ये केस नंबर 7 है, सेल प्रोसीड लेंगे, जितने का बेचा वो वाली अमाउंट लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड। यार मेरी बात पिक कर रहे हो। सर सेल प्रोसीड कितनी थी 90, कितने थे 10,000, टोटल 20,000 थे ना, आधे के तो राइट ही भेज दिया था, आधे शेयर थे वो कितने थे 10,000, तो ये टोटल हो गया था 9 लाख। सर कॉस्ट ऑफ ऑप्शन सर 4,000 तो वैसे बेच दी थी ऑप्शन, बकाया ऑप्शन कितनी रह गई थी 4,000 की, वो लेस कर देंगे। उसके बाद आ गया एक्सरसाइज प्राइस। जी भाई
सर 83 के हिसाब से लिए थे 10,000 शेयर, तो ये बनता है 8,30,000। सर ये लेस कर दिया, पीछे कितना आ गया 66,000। सर ये 66,000 टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। और सर जी मेरी बात पिक कर गए ये जी भाई। सर जी ध्यान से सुनिएगा, आखिरी वाला पॉइंट असल में ये है, आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया 22 जून 2004 को और इसको 1 साल की रिस्ट्रिक्शन है। ये रिस्ट्रिक्शन खत्म होनी थी 22 जून 2005 में जाके, लेकिन दरमियान में 10 जनवरी 2005 ड्यूरिंग द रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म होने से पहले ही उसने शेयर बेच दिया 90 के हिसाब से। तो फिर जितने का शेयर बेचा वो ले लेंगे, उसमें से कॉस्ट ऑफ ऑप्शन लेस करेंगे, एक्सरसाइज प्राइस लेस करेंगे, जो बेनिफिट आएगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। सर दिस वाज केस नंबर 7। कोई सवाल पूछना तो पूछिए। लो सर आज के लिए इतना ही था जी भाई। लो सर आज के लिए इतना ही था। कल 11 बजे मुलाकात होगी, रिकॉर्डिंग नहीं है, फिजिकल जो बच्चे हैं वो क्लास मिस ना करें। 9 बजे, सॉरी 9 से 11।